नमस्कार दोस्तों। क्या बोलूं, आज जन्मदिन है मेरे भाई का। उसके बिना उसके जन्मदिन के सूरज को देखते हुए उसके दुख का बोझ बहुत भारी हो रहा है मेरे सीने पे। हैप्पी बर्थडे यार, मेरी जान बिट्टा। शब्दों से खाली हो चुका हूं अपने अंदर की दुनिया में। वही दुनिया जहां हम अपने आप से सच्चे और ईमानदार होने की पूरी काबिलियत रखते हैं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, बोलना जरूरी है। मुकेश चंद्राकर, एक पत्रकार। बहुत दिनों के बाद मैं मुकेश चंद्राकर की हत्या की खबरें देखकर सोच रहा था कि क्या हम सभी लोगों ने सिर्फ एक पत्रकार की हत्या देखी है, या इस देश के ठेकेदारों ने एक सेप्टिक टैंक को पत्रकारिता की कब्र बना दी है। इस देश ने मुकेश चंद्रकार नाम के पत्रकार की हत्या की खबर नहीं देखी है, एक सेप्टिक टैंक को पत्रकारिता की कब्र बने हुए देखा है। पत्रकारिता जो नहीं डरती थी किसी सरकार से, नहीं डरती थी किसी बंदूक से, किसी जेल से, किसी जुल्म से, उस पत्रकारिता की कब्र बना दी गई एक सेप्टिक टैंक। इस देश में ऐसे कितने ही भाई मार दिए जाते होंगे जिनकी लाशों को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया जाता होगा। कितनी बहनें होंगी जिनके बलात्कार के बाद भी ना खबरें बनती होंगी, ना एफआईआर लिखे जाते होंगे। कितने बच्चे गुमशुदा हो जाते होंगे जिनके लिए ना कोई बोलने वाला होता होगा, ना ही जिम्मेदारों से कोई सवाल पूछे जाते होंगे। रातों में अचानक नींद के टूटने के बाद सोने की कोशिश करती होगी कोई माँ, कोई पिता, शायद कोई छुपकर रो रहा होता होगा, कोई भाई, कोई बहन चुपचाप आंसू बहा रही होती होगी अपने ही अंदर की उजड़ी हुई दुनिया में, कहीं किसी कोने में। शायद कोई बेरोजगारी से तंग आकर फांसी के फंदे पर खुद को मार देता होगा, कोई कर्ज के बोझ तले दबकर परिवार समेत खुदकुशी कर लेता होगा, और जिम्मेदारों से सवाल पूछने वालों को डराकर चुप करा दिया जाता होगा कि कोई भी देश के इन मामलों पर सवाल उठाएगा तो उसका हश्र भी मुकेश चंद्रकार जैसे पत्रकार की तरह कर दिया जाएगा। आज बस्तर जंक्शन को एक सवाल सभी जिम्मेदारों से पूछना चाहिए कि क्या मुकेश चंद्राकर या मुकेश चंद्राकर के परिवार के साथ न्याय हुआ है। 7 महीने हो गए हैं उसे देखे हुए, उसे गले से लगाए हुए, उसके माथे को चूमे हुए। 7 महीने बीत गए हैं वक्त की लकीर पर, और मेरी भावनाओं के तूफान, सवालों के तीर मेरे सीने पर बरसाते जाते हैं। कई बार शायद 1 सेकंड के किसी 1000वें हिस्से में ऐसा लगता है जैसे भाई कहीं घूमने गया है, कहीं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गया है, लौट आएगा मेरे पास। एक सवाल था भाई का, उसने अपनी पूरी जिंदगी में मुझसे यह सवाल 3 बार पूछा था। आखिरी बार उसने दिसंबर 2024 के किसी दिन वही सवाल पूछा था। आज एहसास होता है कि उसके लिए यह सवाल कितना जरूरी रहा होगा। उसने जब आखिरी बार पूछा था, दद्दा ये आत्मा, ये भगवान होते हैं क्या? मैंने उससे कहा था, इसका जवाब तो तेरे को तब मिलेगा जब तू खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ लेगा। ऐसे ढूंढने निकल जाएगा ये नहीं सोच सकता था मैं कभी। मेरी जिंदगी एक अजीब सा जंगल बनकर रह गई है, जहां यादों की जमीन से भाई की आवाज घास की तरह उगाती है। हवा बह रही होती है तो मेरा जी चाहता है कि ये हवाएं मुझे उसकी सांसों का पता बता दें, और मेरे गले लगकर उसके रोने की यादें दुनिया की किसी भी सबसे बड़ी नदी से अधिक आंसू लेकर मुझे रुला देती। इस अजीब से अकेलेपन से भरे जंगल में खो गया हूं मैं, कहीं ऐसी जगह जहां मेरे पास अपना खुद का पता तो है, लेकिन ये जंगल मुझ तक पहुंचने नहीं देना चाहता है। मेरी जिंदगी बीते 7 महीनों से ऐसे मोड़ से गुजरती चली जा रही है जिसे बयां करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी पत्थर के लिए बोल पाना। अजीब सा खालीपन, अकेलापन और
न जाने कितने ऐसे गहरे एहसास जहां मैं अपने बच्चे समान भाई को गले लगाना चाहता हूं, फूट कर रोना चाहता हूं। अगर मेरी जिंदगी में मेडिटेशन नहीं होता तो शायद मैं अब तक न जाने क्या कर बैठता। मेरे दुख को, मेरे गुस्से को कम करने में जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो मेडिटेशन है। वो मेडिटेशन नहीं जिसका व्यवसाय किया जाता है। मेरा भाई मुझसे हमेशा ये कहा करता था कि यार दद्दा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करते हैं यार। तो एक बार मैंने कहा सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही नहीं, न्याय व्यवस्था और न्याय पर भी फोकस करते हैं। कि जैसा ये लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो आखिर क्यों हमारे न्यायालयों में भगवान के घर से भी बहुत ज्यादा देर है। मेरी इस बात पर उसने कहा था, आपके पास गजब के सवाल रहते हैं यार दद्दा। हमारे बस्तर जंक्शन में रोज एक वीडियो पोस्ट किया करो, सरकारों के चूल्हे हिला दो यार, आप ऐसे शांत मत रहा करो। पहले मैं इस देश की तरफ, इस दुनिया की तरफ देखकर बहुत हैरान हो जाता था कि ये कैसी स्थिति है इस दुनिया की। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और न जाने कितनी ऐसी व्यवस्थाओं की आड़ में ऐसे व्यवसायों का जाल बुन दिया गया है कि आप डिग्रियां लेकर भटक तो सकते हैं शिक्षा के नाम पर, रोजगार के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं। आप बीमार होकर मर तो सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। और जो ठेकेदार बने बैठे हैं हमारी जिंदगियों के, वो हमारी तकलीफों से मुनाफे कमा रहे हैं। मैंने तय किया है कि ऐसी ताकतों से टकराया जाए जिन्हें अन्याय को न्याय का छोला उड़ाकर पेश करने में ही फायदे नजर आते हैं। ऐसी विकृत मानसिकता का सामना किया जाए जो किसी इंसान को इंसान होने से दूर कर देती है, राक्षस बना देती है। इन राक्षसों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और इनकी बातें तो मत ही पूछिएगा। अगर कहीं से इनका भगवान इनको देखता होगा तो इनके लिए एक अलग नर्क की जरूरत महसूस करता होगा। मैंने तय किया है कि लड़ा जाए उस अव्यवस्था से जो व्यवस्था के मुखौटे के पीछे छिपकर दहशतगर्दी का व्यवसाय करती है। यह तय रहा कि साधु जैसी चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों के सामने इन्हीं के ढोंग के सवाल इन्हीं से पूछे जाएं। लेकिन याद रहे, ये ताकतें बहुत बड़ी ताकतें हैं। इन ताकतों के पास पैसे वाले जिंदा लाशें हैं जिन्हें आप बड़े बड़े रईसों के नाम से जानते होंगे। इनकी जेबों में कंधों पर सितारे लगाने वाली कठपुतलियां हैं जिन्हें आप शायद अधिकारियों के नाम से जानते होंगे। ये ताकतें हैं जो अंधेरे को रोशनी बता बताकर आदमी को आदमी की जान ले लेने वाले राक्षस बना देती हैं। ये वही ताकतें हैं जो बड़े बड़े मंचों पर से खुद को साफ सुथरे, ईमानदार, सच्चे बताते नहीं थकते हैं, जताते नहीं थकते हैं। ये वो ताकतें हैं जिन्हें मालूम होता है कि आप एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए तरसते हुए जिंदगी भर संघर्ष करते हैं, इंतजार करते हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी। आपके हर उस इंतजार में जहां आप रोजगार के लिए खड़े हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, महंगाई कम होने की उम्मीद रखते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर होने की दुआएं मांगते हैं और अच्छे दिनों का इंतजार करते हैं, ये ताकतें आपको हर बार लूट लिया करती हैं। हम दोनों भाइयों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क रहा है। मेरा भाई सिस्टम के चेहरे पर तमाचा मार कर बात करता था और मुझे पसंद है कोई हाथ में तलवार लेकर मेरी गर्दन काटने के लिए भी आ जाए तो उसे तकलीफ ना हो मेरी जान लेने में, इसके लिए मैं खुद अपनी गर्दन उसके सामने कर दूंगा। मेरा भाई कहता था मुझसे कि यार दद्दा, जहां सुई से काम नहीं बनता है ना, वहां तलवार की जरूरत पड़ती है बॉस। तो मैं उसके बचपने पर मुस्कुरा कर कहता था कि नहीं भाई, ये सब लोग जिनको तू ताकतवर कहता है, इनसे ज्यादा कमजोर तो शायद नपुंसक भी नहीं होते होंगे। ये लोग अपने आप से हारे हुए लोग हैं, ये लोग अपने आप को सताए हुए लोग हैं। इन लोगों से मिलकर बना ये सिस्टम गलत रास्ते पर चल पड़ा है और इनके बनाए इस सिस्टम को थप्पड़ की नहीं मेरे भाई, इसे सही रास्ते की जरूरत है और सही रास्ता प्रेम से बताया जाता है।
मेरे भाई की हत्या के बाद से लेकर आज तक मेरे अंदर मेरे ही दो चेहरे हो गए हैं। मेरे अंदर की दो आवाजें एक दूसरे से टकराया करती हैं। एक आवाज मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है कि उठ और सीबीआई जांच करवाए बिना, हत्या के सभी पहलुओं को दुनिया के सामने लाए बिना और जितने भी लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं सभी के सभी को फांसी पे टांगे बिना चुप मत बैठ। दूसरी आवाज मुझसे कहती है इसके बाद क्या होगा? क्या उन सब हत्यारों के बच्चे, उनके परिवार पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएंगे? क्या तेरे अपने बच्चे बदले की दुर्भावना के शिकार नहीं हो जाएंगे कि किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ दिया तो हमें भी किसी को छोड़ना नहीं है, चुप नहीं बैठना है कुछ किए बिना? क्या तू सिर्फ अपने भाई के दुख में अपनी आखिरी सांस छोड़ सकेगा, या फिर पछतावे के एक बोझ तले दबकर मर जाएगा कि हां, मुझे मौत के बदले मौत को न्याय नहीं समझना चाहिए था? मेरे सीने में मेरे बच्चे की चिता की एक ऐसी आग धधक रही है जो शायद मेरी जलती हुई चिता के साथ ही बुझ सकेगी। मैं चाहता हूं कि मेरे सीने में धधकती इस आग में वो सब कुछ जला डालूं जो एक इंसान को राक्षस बना देने की पूरी ताकत रखता है। और मैं एक ऐसा राक्षस कभी नहीं बन सकता जो किसी को भी, चाहे वो मेरे बच्चे के हत्यारे ही क्यों ना हो, उन्हें भी बर्बाद करके खुश रह सकूं। मैं ऐसा राक्षस कभी नहीं बन सकता, भले इसके लिए मेरी मौत मेरे भाई की मौत से भी कितनी अधिक दर्दनाक क्यों ना हो। आज मेरे भाई का, मुकेश चंद्राकर का जन्मदिन है। उसके इस चैनल के काम को बृहद स्तर पर ले जाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये काम मैं अकेले कभी नहीं कर सकूंगा। मुझे और आप सबके बस्तर जंक्शन को आप सभी के साथ की जरूरत है। उसके जन्मदिन के इस मौके पर ये बस्तर जंक्शन मैं आप सबको, इस देश को, इस विश्व को, मानवता को समर्पित कर रहा हूं। मुझे ये जानने का इंतजार रहेगा कि आप मेरे भाई को, मेरे बच्चे को कैसे जानते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आपके पास मेरे भाई से जुड़ी कोई ऐसी याद है जिसे आपकी जिंदगी या जिंदगी की किसी कहानी के साथ उसी के बस्तर जंक्शन पर दिखाया और बताया जा सके। या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो मुकेश चंद्राकर की जिंदगी या मौत से मेल खाता हो। मुझे ये इंतजार भी रहेगा कि आप बस्तर जंक्शन पर कैसा काम देखना चाहते हैं, किन मुद्दों पर आप इस बदनसीब दद्दा की आवाज सुनना चाहते हैं। आपके सुझावों का, आपके नजरिए का आत्मीय स्वागत है। अगर मेरा भाई इस समय कहीं से ये सब देख रहा होगा, जैसा वो सवाल मुझसे पूछा था कि आत्मा होती है क्या दद्दा, अगर होती होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि जितना वो दुखी होगा इस समय कि दद्दा कितना अकेला हो गया है मेरे बिना, तो शायद मेरी ये कोशिश उसके लिए एक मरहम बन सकेगी। मैंने तय किया है कि मुकेश चंद्राकर नाम के एक संवेदनशील पत्रकार, जिसके बेहद साहसी सीने में धड़कते दिल के 4 टुकड़े कर दिए गए, जिसकी एक एक हड्डी तोड़ दी गई, जिसके आसमान जितने बड़े कलेजे को फाड़ दिया गया, कभी न झुकने वाली गर्दन तोड़ दी गई और हमेशा ऊंचा रहने वाला सिर 15 जगह से फोड़ दिया गया, जिसके प्रेम को बर्दाश्त नहीं किया जा सका और नफरत इस हद की उसकी लाश को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। मैं उस मुकेश चंद्राकर का बड़ा भाई एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा हूं जहां ऐसी निगेटिव मेंटालिटी से ग्रस्त कोई भी ताकत आपके अपनों के साथ मेरे भाई जैसा दुष्कृत्य ना कर सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लड़ाई में आप बस्तर जंक्शन का साथ जरूर देंगे। मैंने तय किया है कि मेरे भाई मुकेश चंद्राकर को समर्पित करते हुए आने वाले साल से भाई के हर जन्मदिन पर ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जो सकारात्मकता लाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं या अपने कार्यों के कारण नकारात्मक ताकतों के हाथों मारे गए हैं या जेलों में डाल दिए गए हों। भले ही उन्हें उन्हीं के क्षेत्रों में उपेक्षा का सामना करना पड़ता हो या वे कोई सम्मानित व्यक्तित्व के परिचय हो। अगले वीडियो में मुकेश चंद्राकर की हत्या का वह केस लेकर आपके सामने आना चाहूंगा
जिसके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि उसके टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी गई और सेप्टिक टैंक में उसके शव को फेंक दिया गया। अगले वीडियो में हर उस शख्स, हर उस संस्था, हर उस व्यवस्था से सवाल पूछे जाएं जो भाई की हत्या और हत्यारी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। नमस्कार।